नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नज़र डालते हुए, महाराष्ट्र की दलील खारिज, सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी। प्रियंका ने कहा था गांधी परिवार से बाहर का आदमी बने कांग्रेस अध्यक्ष। लॉकडाउन ने 1,89,00,000 वेतन भोगियों की नौकरियां छीन ली। कोरोना ने गांवों में पकड़ी तेजी, WHO ने कहा युवा बांट रहे कोरोना। यूपी में यात्रियों से भरी बस हाईजैक, पुलिस लीपापोती में लगी। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप गोदी मीडिया को नापसंद करते हैं तो स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आइए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी पसंद की कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला आज सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच का अधिकार सीबीआई को दे दिया है। लंबे समय से सुशांत का परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था और बिहार सरकार ने भी इस जांच का समर्थन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज एफआईआर को भी सही ठहराया है। साथ ही मुंबई पुलिस से कहा है कि वो जांच में सहयोग करे। कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में अभी तक केवल पूछताछ की है, जांच नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को कहा है कि सभी दस्तावेज वो सीबीआई को सौंप दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को कड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे सकती है। तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जैसी कि संभावनाएं जताई जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच के आदेश देगा और उसने दे दिए हैं। नीतीश सरकार ने चूंकि सीबीआई जांच की मांग कर डाली थी और केंद्र सरकार भी बीजेपी की है, इसलिए उसने उस जांच को सहयोग साथ देने की बात की, मान लेने की बात की और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपनी मुहर लगा दी है। ये महाराष्ट्र सरकार की जो दलील थी कि क्राइम महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र की जो मुंबई पुलिस है वो काफ़ी काबिल है, उसको जांच करने दिया जाए, तो एक तरह से ये एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है। हमें पता नहीं है कि ये कितना सही है, क्योंकि ये दूसरे राज्यों में क्राइम होने पर दूसरे राज्य फिर सीबीआई जांच की मांग कर सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। और अगर केंद्र में सरकार अपनी पार्टी की हुई या अपने पक्ष की हुई तो वो उसमें उसका साथ भी दे सकती है। तो एक पूरा मामला सीबीआई जांच का जो है वो लीगल और क्राइम से ज़्यादा अब ये राजनीतिक मसला बन गया। इसीलिए नीतीश कुमार आज बहुत खुश नज़र आए, क्योंकि उनकी मांग मान ली गई थी। उन्हें भी पता होगा कि ये तो मांग मानी ही जानी है, क्योंकि केंद्र सरकार उनकी अपनी सरकार है। और महाराष्ट्र सरकार के लिए निश्चित रूप से ये निराशा का विषय है। मुंबई पुलिस के लिए भी निराशा का विषय है, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उनके पक्ष में फैसला देगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मसलों पर तुरंत सीबीआई जांच की मांग का कोई कारण नहीं बनता है। एक रहस्यमयी मौत जरूर हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भयानक नहीं हुआ जिसमें सीबीआई की जांच की दरकार हो। तो ये कुल मिलाकर पूरा मामला बड़ा ही पेचीदा है और बहुत सारे इसके पहलू हैं जिन पर आगे चलकर बातचीत होती रहेगी। लेकिन ये फैसला निश्चित रूप से जो विवादित फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से एक होगा। महाराष्ट्र सरकार अब इसे चुनौती देने के बारे में सोच रही है, देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी ने भी कह दिया है कि पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का आदमी बने। प्रियंका ने पहली बार ये बात कही है। ये बात उन्होंने इंडिया टुमारो कन्वर्सेशंस विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स नामक किताब को दिए इंटरव्यू में कही है। किताब के अनुसार प्रियंका गांधी का मानना है कि किसी गैर गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए और प्रियंका समेत सारे लोग उसकी बातें माने।
इस पुस्तक के मुताबिक प्रियंका गांधी ने कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी यही चाहते हैं और उन्होंने ऐसा कहा है। प्रियंका गांधी ने कहा, शायद इस्तीफे में नहीं पर किसी और जगह, उन्होंने कहा कि हम में से किसी को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए और इस मुद्दे पर मैं पूरी तरह उनके साथ हूँ। प्रियंका ने यह भी कहा कि जो भी आदमी कांग्रेस अध्यक्ष बने, पार्टी के सारे लोग उसकी बात न माने। उन्होंने कहा, यदि पार्टी अध्यक्ष कल मुझसे कहें कि वो मुझे उत्तर प्रदेश में नहीं चाहते, मुझे अंडमान निकोबार भेजना चाहते हैं, तो मैं खुशी खुशी अंडमान निकोबार चली जाऊंगी। पिछले आम चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी की अंदरूनी बैठकों में कई बार कहा कि गांधी परिवार से बाहर के किसी आदमी को पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। बाद में राहुल गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और बहुत मान मनोबल के बाद भी ये जिम्मेदारी फिर नहीं ली थी। राहुल गांधी ने इस्तीफे में ये ज़रूर कहा था कि तमाम बड़े और विवाद के मुद्दों पर वो अकेले सरकार और भारतीय जनता पार्टी से लड़ते रहे, मगर पार्टी के वरिष्ठ सदस्य चुप रहे और उनका साथ नहीं दिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वो पार्टी अध्यक्ष का पद संभालने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं और उन्हें ये काम करना चाहिए, लेकिन यदि वे ऐसा नहीं ही करना चाहते हैं तो पार्टी को दूसरे किसी अध्यक्ष बनने पर विचार करना चाहिए और इसके लिए चुनाव होना चाहिए। यही बात कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी भी कह चुके हैं। तो प्रियंका गांधी ने ये इंटरव्यू लगभग साल भर पहले दिया था। इस किताब को पब्लिश होने में 1 साल का वक्त लग गया। उस समय राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था और चारों तरफ से उन पर दबाव पड़ रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि गांधी परिवार को अब कांग्रेस की कमान छोड़ देनी चाहिए और उस समय की ये बातचीत है। सवाल उठता है कि उस समय प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा, क्या आज भी उसका कोई रिलेवेंस है? क्या गांधी परिवार का सोच, प्रियंका गांधी का सोच आज भी वही है? राहुल गांधी भी क्या उसी तरह से सोच रहे हैं? जबकि चारों तरफ यही खबरें हैं कि अब राहुल गांधी की ताजपोशी हो सकती है। वो दोबारा से तैयारी कर चुके हैं, तमाम तरह से उनकी इमेज बिल्डिंग का काम भी चल रहा है। तो क्या कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है, दरअसल इसको लेकर असमंजस है। बहुत सारे नेता चाहते हैं जल्दी से नेतृत्व का मसला हल हो, लेकिन बहुत सारे किंतु परंतु उससे जुड़े हुए हैं। गांधी परिवार से अगर नेतृत्व हटता है तो कांग्रेस बिखरने की तरफ भी बढ़ सकती है, क्योंकि कांग्रेसियों में फिर सिर्फ उटव्वल शुरू हो जाएगी कि अगर गांधी परिवार नहीं तो कौन, मैं क्यों नहीं। ये पहले भी देखा गया है। तो ये बहुत सारे ऐसे पेचीदा सवाल हैं कांग्रेस के नेतृत्व से जुड़े, जिसकी वजह से वो फैसले नहीं ले पा रहा और उससे पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो अपनी दिशा तय नहीं कर पा रही, एक पसोपेश में फंसी हुई है और इसलिए चुनौती भी पेश नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी को और उसकी सरकार को। तो ये एक समस्या है कांग्रेस के सामने। प्रियंका गांधी ने ये जो पिछले साल कहा था वो अब सामने आया है, लेकिन उसका रेलेवेंस आज भी है। आज भी अगर गांधी परिवार चाहे तो किसी को दूसरे को मौका मिल सकता है और ये वंशवाद का जो एक आरोप, लांछन, कलंक उनकी पार्टी पर लगा है, उससे पार्टी मुक्त भी हो सकती है। लेकिन वो नेतृत्व भी थोड़ा स्वतंत्र होना चाहिए, रिमोट कंट्रोल से चलने वाला नहीं होना चाहिए, जैसा कि मनमोहन सिंह सरकार के समय कहा जाता था कि रिमोट कंट्रोल तो सोनिया गांधी के हाथ में है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में कांग्रेस को फैसला लेना है और जल्दी लेना है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। लॉकडाउन की घोषणा या उससे पहले नौकरियों के बारे में जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी, ठीक वैसा ही असर हुआ है। लॉकडाउन के दौरान अप्रैल से जुलाई तक 1,89,00,000 वेतनभोगी लोगों की नौकरियां चली गई हैं। इन वेतनभोगियों में वे शामिल नहीं हैं जो गैर वेतनभोगी हैं, यानी अस्थायी हैं या दिहाड़ी पर काम करने वाले हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने ये आंकड़ा जारी किया है। वेतनभोगी लोगों की नौकरियां जाना लंबे समय के लिए अर्थव्यवस्था पर असर दिखाता है और ये भी कि अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ही खस्ता है। वैसे वेतनभोगी लोगों की नौकरियां कम सिर्फ लॉकडाउन में ही नहीं हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले वित्त वर्ष में भी रिपोर्ट नकारात्मक थी। CMIE ने अपनी रिपोर्ट में ही कहा है कि वैसे तो वेतनभोगियों की नौकरियां आसानी से नहीं जाती हैं, लेकिन एक बार चली जाने के बाद उन्हें फिर से पाना और भी कठिन होता है। इसलिए जितनी बड़ी संख्या में नौकरियां जाना चिंता की बात है।
2019-20 में वेतनभोगी नौकरियां अपने औसत से करीब 1,90,00,000 कम थीं। पिछले वित्त वर्ष में वे अपने स्तर से 22% कम थी। CMIE की जो रिपोर्ट आई है वो इस साल अप्रैल से लेकर जुलाई तक की है और इस दौरान हर महीने वेतनभोगियों की नौकरियां खत्म होने का आंकड़ा भी काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। लॉकडाउन लगाए जाने के बाद सिर्फ अप्रैल महीने में ही 1,77,00,000 ऐसी नौकरियां खत्म हो गई थी। मई में करीब 1 लाख ऐसी नौकरियां गईं, जून में 39 लाख लोगों की नौकरियां गईं, लेकिन जुलाई में फिर से 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं। हालांकि इनफॉर्मल सेक्टर यानी अनौपचारिक सेक्टर में गैर वेतनभोगी की नौकरियों में थोड़ा सुधार हुआ है। पिछले साल जुलाई में ऐसी नौकरियां 31,76,00,000 थीं, जो कि 2.5% बढ़कर इस जुलाई में 32,56,00,000 हो गई। कृषि क्षेत्र में जून में करीब 13 करोड़ नौकरियां थीं, जबकि जुलाई में 12,60,00,000 नौकरियां थीं, यानी 40 लाख नौकरियां कम हो गई हैं। माना जा रहा है कि अब फिर से मजदूरों का शहरों की ओर उल्टा माइग्रेशन शुरू हो चुका है। बता दें कि मई महीने में CMIE की रिपोर्ट में कहा गया था कि देश में ज़बरदस्त बेरोज़गारी बढ़ी है। लॉकडाउन से पहले 15 मार्च वाले सप्ताह में जहां बेरोज़गारी दर 6.74% थी, वह 3 मई को खत्म हुए सप्ताह में बढ़कर 27.11% हो गई थी। हालांकि पूरे अप्रैल महीने में बेरोज़गारी दर 23.52% रही, जो मार्च महीने में 8.74% रही थी। तो बेरोज़गारी का ज़बरदस्त खौफ है, ज़बरदस्त बेरोज़गारी फैल चुकी है और ये केवल कोरोना को दोष देना ठीक नहीं होगा। उसके पहले से पिछले 5-6 सालों में सरकार की जो नीतियाँ रही हैं, उन्होंने उद्योग धंधों को बंद करने में बड़ी भूमिका निभाई है। नोटबंदी के बाद, GST के बाद बुरी तरह से प्रभावित हुई इस सरकार के पास, चूँकि कोई ठोस आर्थिक नीति नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, इसलिए रोज़गार जनरेशन भी नहीं हो रहा है। बेशक नरेंद्र मोदी ये वादा करके आए थे कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार जनरेट करेंगी उनकी सरकार, लेकिन इन 6 सालों में भी 2 करोड़ रोज़गार वो जनरेट नहीं कर पाई है। 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी फैल चुकी थी कोरोना के आने से पहले ही, और उसके बाद तो जो हालत है वो आप देख ही रहे हैं। तो लगातार, चाहे वो वेतनभोगी हों, चाहे अस्थायी नौकरी करने वाले हों और चाहे दिहाड़ी मजदूर हों, ये हर स्तर पर ये अर्थव्यवस्था का जो संकट है लोगों पर भारी पड़ रहा है। उनको बेरोज़गारी उनको तंगहाली में ढकेल रहा है, गरीबी में ढकेल रहा है और बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं और अपराध बढ़ रहे हैं। और सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी है। अभी तक कोई उसने कदम उठाया हो रोज़गार बढ़ाने के मामले में, ऐसा कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी पहल उसकी तरफ से नहीं हुई है। और ये हिंदुस्तान को एक और बड़े संकट की तरफ ढकेल रही है रवैया उसका, क्योंकि जैसे जैसे बेरोज़गारी बढ़ेगी, हिंसा, तनाव, नफ़रत, दंगे, फसाद, उग्र प्रदर्शन, ये सब बढ़ेंगे और उसका पूरा अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ना लाजमी होगा। इसलिए उम्मीद करनी चाहिए, सरकार से मांग करनी चाहिए कि वो जल्दी ही बेरोज़गारी के लिए कुछ बड़ा पैकेज लेकर आए, बड़े उपाय सोचे और उस पर काम करें। अगली खबर लेते हैं। भारत में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया में सबसे तेज़ी से मामले भारत में आ रहे हैं और इस बीच सबसे डरावनी खबर ये है कि अब ये कोरोना गाँव की तरफ बढ़ गया है। SBI की एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण ज़िलों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। जुलाई महीने में 51% कोरोना के नए केस ग्रामीण ज़िलों में मिले हैं। वहीं अगस्त महीने में 13 तारीख तक 54% नए केस पाए गए हैं। इस महीने में 50 ऐसे ज़िले जहां कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले आए, उनमें आंध्र प्रदेश के 13 ज़िले हैं। इनमें से 11 ज़िले ग्रामीण हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में है, जहां के 12 ज़िलों में से 6 ग्रामीण हैं। इसके बाद स्थिति और बिगड़ने की आशंका है, क्योंकि भारत में जहां शहरों के अस्पतालों की स्थिति दयनीय है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी लोग तरसते हैं। इसीलिए शुरुआत से ही आशंका जताई जा रही थी कि अगर कोरोना गाँव में पहुँचता है तो फिर स्थिति संभालने में काफ़ी दिक्कत होगी। वहीं कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन
की नई चेतावनी सामने आई है। WHO ने कहा है कि युवा आबादी अनजाने में कोरोना संक्रमण को फैला रही है। युवाओं में लक्षण कम और देरी से दिखना भी इसका बड़ा कारण है। WHO ने कहा कि विश्व में कोरोना वायरस का प्रसार 20, 30 और 40 वर्ष की आयु के लोगों के द्वारा ज़्यादा तेज़ी से किया जा रहा है। तो ये दो हिस्से हैं, इस पूरी खबर के दो भाग हैं। पहले भाग में ये है कि हिंदुस्तान में कोरोना की संख्या संक्रमण की तो बढ़ ही रही है, लेकिन वो गांव की तरफ जा रहा है। तो शहरों में जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ा ठीक ठाक हैं, वहां से हटकर जहां स्वास्थ्य सेवाएं ना के बराबर हैं, उस तरफ जा रहा है। तो इसके बहुत ही घातक परिणाम निकल सकते हैं और ये पहले से उम्मीद की जा रही थी, संभावनाएं जताई जा रही थी कि धीरे धीरे ये गांव की तरफ जाएगा। पलायन हुआ है बहुत सारे मजदूरों का शहरों से गांव की तरफ, वहाँ हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। वहाँ ठीक ढंग से जो अधिकारी हैं वो लॉकडाउन को नहीं लगा पा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं। वहाँ इम्यूनिटी का भी सवाल है, तो गरीबी है, बदहाली है, ये तमाम पहलू हैं जिसकी वजह से ये संकट अब और बढ़ेगा। ये ख़तरनाक स्तर पर पहुंच सकता है। अगर गाँव में फैला तो मरने वालों की तादाद एकदम से बढ़ सकती है। तो ये सरकार जो हर रोज़ नए गढ़े हुए आंकड़े देती है, झूठे आंकड़े देकर झूठी बातें करती है कि हालात सुधर रहे हैं, दुनिया के मुकाबले हमारी स्थिति बेहतर है, ये सरासर सफ़ेद झूठ है, ये भरोसे के लायक नहीं है। चिंता की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा है और देहाती क्षेत्रों में इसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो ये बहुत बड़ा संकट है जिसकी तरफ सोचना चाहिए। और दूसरी बात जो WHO ने कही है, शुरू में ये कहा जा रहा था कि बुज़ुर्ग सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होंगे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 20 से 40 वर्ष के जो युवा हैं, चूँकि वो सोशल डिस्टेंसिंग का उस सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो कोरोना वायरस को इधर से उधर फैलाने में मददगार साबित हो रहे हैं। तो ये इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उनको एजुकेट करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, जागरूक बनाने के लिए, ताकि उस पर नियंत्रण पाया जा सके। और अब अगली खबर लेते हैं। 34 यात्रियों से भरी प्राइवेट बस को देर रात आगरा से अपहृत करके अज्ञात स्थान पर रखने और 15 घंटे बाद अपहरणकर्ताओं द्वारा इटावे के एक ढाबे के सामने छोड़कर चले जाने की कहानी लोगों के गले नहीं उतर रही है। आगरा पुलिस की शुरुआती ब्रीफिंग में बताया गया था कि किस्तें जमा न करने की एवज में बस को फाइनेंस करने वाली संबद्ध कंपनी ने उसे जब्त कर लिया था, लेकिन कंपनी का कहना है कि उनका अकाउंट 2 साल पहले ही सेटल हो चुका था। अब यूपी पुलिस की नई कहानी में किसी सीजर कंपनी की बात सामने आ रही है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि बस की बरामदगी को झांसी में बताया है, जबकि SSP आगरा बबलू कुमार के मुताबिक बस इटावा ज़िले में मिली है। उधर अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी में बताया जा रहा है कि ये एक आपराधिक कार्रवाई थी और चारों तरफ से घेराबंदी होने के बाद अपहर्ताओं ने बस को छोड़ दिया। अब पुलिस अपराध की इस घटना पर लीपापोती कर रही है। बहरहाल अपहर्ता कोई भी हो, सवाल ये उठता है कि अगर यात्रियों से भरी किसी बस को आधी रात हाईवे से इस प्रकार अपहृत करना मुमकिन है, तो योगी सरकार के अपराध मुक्त यूपी के दावे का क्या होगा। मंगलवार देर रात ग्वालियर की कल्पना ट्रेवल्स की स्लीपर बस UP 75M 3516 को आगरा शहर से बाहर मलपुरा थाना अंतर्गत दक्षिणी बाईपास पर 2 जायलों में सवार कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। आगे चलकर जायलों सवार लोगों ने बस को ओवरटेक करके रोक लिया। उन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर को अपनी जायलों में बैठाया और अपहर्ताओं के 4 लोग बस में सवार हो गए, जिनमें नया चालक भी शामिल था। SSP बबलू कुमार के अनुसार गुरुग्राम से चलकर मध्य प्रदेश के पन्ना जा रही उक्त बस को रात 10:30 बजे रोककर अपहरण करने वाले फाइनेंस कंपनी के लोग थे। बस में 34 यात्री सवार थे। यहाँ से वे बस को ग्वालियर रोड पर उतारकर सैया ले गए। वहाँ से फतेहाबाद होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ले गए। वहाँ उन्होंने कंडक्टर से सवारियों के पैसे वापस करवाए और फिर उन दोनों कर्मचारियों को वहीं कुबेरपुर छोड़कर चले गए। तड़के 4 बजे बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने थाना मालपुरा पहुंचकर घटना की सूचना पुलिस को दी।
बहरहाल यात्रियों से भरी बस का इस प्रकार का अपहरण बड़ी ही दिल दहला देने वाली घटना है, चाहे इसके अपहर्ता पेशेवर अपराधी हों या लोन देने वाले सीजर के लोग। जिस तरह से यात्रियों से भरी इस बस का अपहरण हुआ है वो इस किस्म की प्रदेश की पहली घटना है। ये घटना इस बात का संकेत देती है कि प्रदेश के हाईवे में यात्रियों का निकलना कितना सुरक्षित है। मुख्यमंत्री भले ही अपराध नियंत्रण की दावे करते रहें, तो ये उत्तर प्रदेश में रामराज है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देखरेख में अपराध फल फूल रहे हैं, उनके दावे फल फूल रहे हैं और अपराध भी फल फूल रहे हैं। इतने सारे एनकाउंटर करवाए, जिनमें से पता नहीं कितने फर्जी एनकाउंटर होंगे। रोज़ अपराधों की खबरें आ रही हैं और उस पर ये तो अद्भुत घटना है कि एक बस को ही हाईजैक कर लिया जाए यात्रियों सहित, और पुलिस अब उस पर लीपापोती कर रही है। अपराधियों को पकड़ने की बात तो अभी दूर की है, लेकिन ये कहानी बुनी जा रही है कि ये फाइनेंस कंपनी का काम है, सीजर का काम है वगैरह वगैरह, जबकि कंपनी कह रही है कि ये अकाउंट तो पहले ही सेटल हो चुका था। जो भी हुआ, इस तरह से यात्रियों से भरी बस का अपहृत होना और फिर उसे कहीं जाकर छोड़ देना, ये बड़ी ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक सख्त टिप्पणी है और इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए कि योगी सरकार किस तरह से काम कर रही है। और अंत में अब कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारी आपको दे दें कि भारत में एक दिन में 64,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 21 लाख के पार पहुंच गया है और WHO ने कहा है कि हम अभी हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति वो होती है जब समाज में वायरस के प्रति एक प्रतिरोध क्षमता विकसित हो जाती है, तो वो अभी स्थिति नहीं आई है। तो दोस्तों, ये थी खबरें, आज की खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर हूँगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।